तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट अब आईबीपीएस पीओ मेंस की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे। पर अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं यार इतनी मेहनत के बाद भी हो सकता है इस बार तुम्हारा पेपर ना निकले, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा भैया ऐसा मत बोलो, शुभ शुभ बोलो। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वांट में लग जाएंगे और रीजनिंग में लग जाएंगे। ये दो सेक्शन क्यों? क्योंकि हाई लेवल की तैयारी करनी है भाई, हाई लेवल भैया लॉजिकल डीआई समझना है, इधर रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग समझना है, हाई लेवल के डीआई लगाने हैं भैया, मुश्किल मुश्किल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, इधर हाई लेवल पजल्स आ जाएंगी, मतलब बहुत मुश्किल है। इन दोनों सेक्शन में अभी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का सारा टाइम जाने वाला है। फिर जो कुछ थोड़ा थोड़ा बचा हुआ टाइम बचेगा वो इंग्लिश में लगा देंगे, रीडिंग करेंगे, हाई लेवल की मेन सी क्लासेस करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। बाकी का जो बचा टाइम वो आपका करंट अफेयर्स में चला जाएगा, बिकॉज बहुत सारा पढ़ना है, 4 महीने का पढ़ना है, और सारा टाइम ऑल इन ऑल आपका इन 4 सेक्शन में चला जाएगा। पर यहाँ पे एक जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन। और जनरली सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इसकी तैयारी बाद में करेंगे, पहले बाकी सारे सेक्शंस तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आईबीपीएस पीओ मेंस में अकेले डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, और ये 25 नंबर वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं हर साल कि तुम्हारा इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब इस बार तुम बैंक ऑफिसर बनोगे या नहीं बनोगे। ये आईबीपीएस पीओ ने इसीलिए ये सेक्शन रखा है डिस्क्रिप्टिव को, ये चेक करना चाहते हैं भाई कि तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल्स हैं या नहीं। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जिस दिन तुम लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू करते हो, जिस दिन क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स उठा रहे हो ना, उसी दिन से अपना जो भी एडिटोरियल रीड करते हो, कुछ भी रीड करते हो, उसकी प्रीति और समरी लिखना स्टार्ट कर दो, और एटलीस्ट एक एक लेटर का एक एक छोटा सा फॉर्मेट समझ लो, उस लेटर की तैयारी चालू कर दो। मतलब इतना बेसिक तुम्हें करना ही करना है। और मैं सारी चीजें आज डिस्कस करूंगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ना कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डाउट्स जो आप लोगों के मन में रहते हैं मैं एक एक करके वो क्लियर आउट करना चाहता हूं, ठीक है? बिकॉज ये मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं इसके, लास्ट ईयर भी यही सेम मैसेजेस थे, इस साल भी सेम मैसेज आ रहे हैं। सबसे पहला मैसेज कि भैया मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, भैया मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, या मैं इंग्लिश मीडियम से भी हूं तो भैया मेरी मिस्टेक्स बहुत होती हैं, मुझे अच्छा फैंसी वोकैबुलरी नहीं आता, भैया मैं ग्रामर में भी बहुत वीक हूं, तो क्या मैं डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कर सकता हूं? तो यहाँ पे बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा रूल, एक्चुअली एक नहीं दो रूल हैं डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर करने के लिए। पहला रूल होता है आपका इजी वोकैबुलरी, और दूसरा रूल है आपका इजी ग्रामर। अगर ये दोनों रूल में तुम अड़े रहे, डटे रहे, तो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में हर साल मैक्सिमम स्टूडेंट 80% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। 25%, 25 नंबर का 80% कितना होता है? 20 नंबर। और ये 20 नंबर तुम समझ रहे हो, मेंस एग्जाम में एक सेक्शन तुम्हें 20 नंबर दे रहा है। फिर ये अब तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, क्वांट में 20 नंबर लाने में हवा निकल जाती है, करंट अफेयर्स में 20 नंबर लाने में हवा निकल जाएगी, इंग्लिश रीजनिंग में 20 नंबर लाने में हवा निकल जाएगी। यहां पे तुम्हें ये सेक्शन 20 नंबर बैठे बिठाए दे सकता है, अगर तुम खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लो, खुद को बहने से रोक सको, और इजी वोकैबुलरी और इजी ग्रामर यहाँ पे यूज करो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट होता है, मैं उसको भी यही डिस्कस कर लेता हूं, एक्चुअली लिखा नहीं हुआ, कि ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है कौन चेक करता है? भैया कोई इंसान, कोई मतलब मैन्युअली चेक होता है कि कंप्यूटर चेक करता है? तो भाई बिल्कुल भी मैन्युअली चेक नहीं होता है, ये कंप्यूटर चेक करता है। और इसी वजह से यहाँ पे आपके इमोशंस को ना, मतलब कंप्यूटर बिल्कुल भी आपके इमोशंस को दरकिनार कर देता है, उसके लिए आपके इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे आपको इजी वोकैबुलरी, इजी ग्रामर, और फोकस क्या रखना है कि जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रहे वो इतना आसान रहे कि अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हो तो सेंटेंस प्रेजेंट का चले, पास्ट में बात कर रहे हो तो सेंटेंस पास्ट का चले, फ्यूचर में बात कर रहे हो तो सेंटेंस फ्यूचर का चले। इसके अलावा बहुत बिल्कुल होता है बिल्कुल इजी, पांचवी छठी की इंग्लिश यूज करो, इज, एम, आर, बेसिक बेसिक वर्ड यूज करो, कोई बिल्कुल चले, सब कुछ चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। हर साल 80% नंबर लाने डिस्क्रिप्टिव में मुश्किल नहीं होते। मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बंगाली मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं यार। और डिस्क्रिप्टिव में डर निकाल दो। पर वो डर कैसे निकलेगा? अब अगला क्वेश्चन आएगा कि भैया वो डर कैसे निकलेगा? भैया डर आपका निकलेगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? भाई आज मैं आपको 30 अराउंड एस्से के टॉपिक्स दे दूंगा, ठीक है, प्लस 20 अराउंड लेटर के टॉपिक्स दे दूंगा, और वो भी मैंने डिवाइड कर दिया भाई, आधे आधे, भाई आधे मैं आपको दे दूंगा इनफॉर्मल लेटर के टॉपिक्स, आधे दे दूंगा फॉर्मल लेटर के टॉपिक्स। हर दिन टाइप करो विद वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, लो वर्ड लिमिट भैया कैसे पता चलेगी? तो भैया वर्ड लिमिट में क्या होता है, जैसे ही एस्से पे एस्से खुलेगा वहां पे एस्से के ऊपर ही लिखा आ जाएगा वर्ड लिमिट कितनी है ना। जनरली क्या होता है, जो आपका एस्से होता है वो अराउंड 250 वर्ड्स का होता है, एवरेज बता रहा हूं, और जो आपका लेटर होता है 150 वर्ड्स का होता है।
जनरली ऐसा लिखा आता है, बीच में आईबीपीएस पीओ शायद 2022 में दोनों में वर्ड लिमिट नहीं लिखी थी। तो अगर नहीं लिखी गई है तो आप खुद से 250 वर्ड 150 वर्ड लिख लेंगे, अगर लिखी गई है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात आएगा भैया, प्रैक्टिस तो कर ले, हम लिख तो लें, पर चेक कैसे करें कि वो सही है कि नहीं। भाई अब आपके पास एक इतना बड़ा असला बारूद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का, इसका यूज करो। भाई डेली चैट जीपीटी खोलो, मतलब चैट जीपीटी में क्या करोगे, पहले अपना पूरा टाइप कर लो, 250 वर्ड में ऐसे टाइप करो एक एक टॉपिक के ऊपर, वैसे ही 150 वर्ड में एक लेटर टाइप करो, उसको चैट जीपीटी में डाल दो। फाइंड एरर ऐसे कॉलन लिखो, फाइंड एरर कॉलन, पूरा उसको कॉपी पेस्ट कर दो, वो आपको सारे एरर निकाल के दे देगा। और उस एरर में समझो कि मैंने क्या मिस्टेक करी, क्या टेंसेस का मिस्टेक कर रहा हूं, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मिस्टेक कर रहा हूं, या मेरे और कोई बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक हो रही है, और उसको सिंप्लीफाई करते जाओ। मुश्किल नहीं बनाना, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चैट जीपीटी तुम्हें मुश्किल चीज बताता, नहीं, तुम और आसान चले जाओ। भाई अगर तुम्हें लगता है पांचवी छठी की इंग्लिश मुश्किल लग रही है तो दूसरी तीसरी की इंग्लिश पे आ जाओ। मतलब समझ रहे हो कहना क्या चाह रहा हूं, फैंसी नहीं करनी है चीजें, चीजें खुद के लिए आसान बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार पूछ रहे हो आप लोग कि भैया 30 मिनट के अंदर क्या एस्से और लेटर का सेक्शनल टाइमिंग भी होता है क्या? बिल्कुल भी। भाई यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा। भाई वो सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, ऊपर 30 मिनट का टाइमर, जैसे पूरे पेपर में चल रहा है वैसे ऊपर आपका टाइमर चलता रहेगा, और वो एक एक करके एक एक सेकंड करके कम होता रहेगा, रिवर्स में चलता है वो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है 250 वर्ड एवरेज, 150 वर्ड का आपको यहाँ पे लेटर लिखना है, मतलब कुल मिला के 30 मिनट के अंदर आपको 400 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड कर लोगे तो हर मिनट कितना आएगा आपका, 12-13 वर्ड के आसपास, ठीक है। तो 12-13 वर्ड आपको हर मिनट में लिखने ही लिखने हैं, बस इतनी सी बात है, ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। अब आपको करना क्या, ये करने से पहले एक और चीज, हाँ एक और चीज आती है कि भैया हमें पता कैसे चलेगा वर्ड लिमिट है कि नहीं। तो जहां पे ऊपर टाइमर आता है ना, वैसे यहाँ पे एक काउंटर भी आएगा। भाई टाइमर के साथ साथ आपका एक काउंटर भी आता है, वो काउंटर बताता रहेगा, जैसे एक वर्ड टाइप करोगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा वर्ड टाइप करोगे तो 2 आ जाएगा, तो तीसरा वर्ड 3। तो ऐसे वर्ड लिमिट में आपको वहां पता चलता रहेगा आपने कितने वर्ड लिखे। इट वो ये लेटर्स को काउंट नहीं कर रहा है, ऐसे काउंट नहीं कर रहा है कि मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा प्रैक्टिस, तो PRACTICE, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 8 काउंट नहीं करेगा, ये एक वर्ड को एक ही काउंट करेगा। जैसे मान के मैंने लिखो अ प्रैक्टिस इज अ रैंडम कुछ भी लिख रहा हूं गेम, तो ये कितने वर्ड काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, तो ये बोलेगा भाई अभी तक आपने 5 वर्ड लिखी, ठीक है। वर्ड लिमिट ऐसे चलती है। इसके फाइनली एक और जो बहुत सारा डाउट है उसकी भी बात कर लेते हैं, भैया क्या हमें टॉपिक जिस पर हमें एस्से या लेटर लिखना है, भैया वो पूरा टॉपिक टाइप करना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं भाई, इसके दो बहुत बड़ी कमियां हैं, और ये गलती हर साल हजारों बच्चे करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, भाई वो चले जाते हैं वहां पे पूरा ऐसे लिखते हैं ए, मतलब ऐसे जनरली ए आता है तो 1 2 3 आता है, तो ये तो ए लिख के टॉपिक पूरा लिखेंगे, या तो 1 लिख के टॉपिक पूरा लिखेंगे। और कई बार आज भी देखोगे मैंने कई ऐसे के टॉपिक्स लिखे हैं जो 2 या 3 लाइन के। दो प्रॉब्लम, पहले तो 2 3 लाइन का आप यहाँ पे पूरा टाइप करोगे जब टॉपिक, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट होगा, भाई टाइम बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, वर्ड लिमिट के अंदर आपको पूरा काम करना है तो आप ऐसे लिख ही नहीं पाओगे, वो सारी वर्ड लिमिट इतनी 20-30 वर्ड तो आप टॉपिक लिखने में ही खराब कर लोगे। तो वहां पे टॉपिक बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो वहां पे क्या करोगे, आप डायरेक्टली चालू करो, मान के चलो ABC या 1 2 3 जिस भी आपको सीक्वेंस में आ रहा है, तो वहां पे लिख लो ए, और बस वहां पे ऐसे लिखना चालू कर दो। ऐसे ही लेटर में भी मान के चलो आपने 3 वाला लेटर चूज करा, तो 3 और लेटर, कोई टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर या लेटर। एबीसी है तो एबीसी में कुछ लिखो, 1 2 3 है तो 1 2 3 में लिखो, दैट्स इट। वहीं से आप अपना एस्से या लेटर लिखना चालू कर देंगे, टॉपिक लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप कि डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग सारे मेजॉरिटी डाउट होते हैं आपके, सारे क्लियर आउट हो गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं जल्दी से, मैं आपको टॉपिक्स दिखा देता हूं। इसके बाद बिकॉज ये टॉपिक्स आपको डेली आज से प्रैक्टिस करने हैं, और मैंने एस्से के 30 टॉपिक्स दिए हैं, तो मतलब हर दिन अगर एक एक भी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम आने तक बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो मैं जल्दी से टॉपिक्स दिखा देता हूं। भाई फर्स्ट टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा फेमस है, इन्हीं में से आने के चांस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला टॉपिक क्या है, यूथ हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कंसीडरिंग एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता दूं ये अभी जो रिसेंट नाबार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें इससे मिलता जुला टॉपिक आया था, इससे मिलता जुलता टॉपिक था, तो फिर से आईबीपीएस रिपीट कर दे इसके चांसेस बहुत हाई। और रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ये हुआ ये वाला एग्जाम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, सोशल मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। भाई अभी तक हम ये बोलते थे कि 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में चौथा पिलर आपका अकेले मीडिया होता था, पर अब मीडिया की जगह आपकी सोशल मीडिया ने ले लिया है, और अब सोशल मीडिया बहुत बड़ा गेम करता है। अब आप देखते होंगे कि जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं, पॉलिटिक मीम पेजेस में पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज्यादा चालू हो जाती हैं। भाई बीजेपी की तारीफ होने लग जाएगी, एक तरफ कांग्रेस की तारीफ होने लग जाएगी, कहीं आम आदमी पार्टी की तारीफ होने लग जाएगी। मतलब ये कैसा होता है,
अब सोशल मीडिया डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टूडेंट नाउ डेज डोंट रीड बुक बट पीडीएफ, इज इट डेट्रीमेंटल और बेनिफिशियल। बोल रहे कि स्टूडेंट्स आजकल बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो पीडीएफ के पीछे भागते हैं या ऑनलाइन सोर्सेज के पीछे भागते हैं, वो कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन सोर्स, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के पीछे भागते हैं। तो क्या इसके नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा? भैया क्या क्या ये नुकसानदायक है या ये आरामदायक है? इसके ऊपर आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये बहुत ज्यादा नोटिस करता हूं कि अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं बुक रिकमेंड करूं कि भाई ये वाली किताब पढ़ लो, वो भैया इसका पीडीएफ मिलेगा क्या फ्री में? सबके दिमाग में यही चलता है, फ्री वाली बात तो ठीक है, पर सबको ऐसा लगता है कि लैपटॉप में या फोन में पढ़ना आसान है, किताब लेके पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये वाला। नेक्स्ट बात करें, टू मच डेमोक्रेसी इज डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट। भाई क्या अगर बहुत ज्यादा ही डेमोक्रेसी हो जाए तो डेवलपमेंट में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसका भी ये बहुत साइकोलॉजिकल टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी हो जाती है, हम कई बार इंडिया में बोलते हैं ना कि इंडिया में इतना ज्यादा आपको राइट टू स्पीच है, बोलने की इतनी ज्यादा आजादी है कि कुछ लोग बहुत गलत बोल जाते हैं। तो क्या होता है उससे? भाई आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज डाउन होती है। वैसे बहुत सारी चीजें, डेमोक्रेसी ओवर डेमोक्रेसी भी अच्छी नहीं है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी देखिएगा। नेक्स्ट बात करें, एडवांटेजेस ऑफ क्लासरूम एजुकेशन ओवर डिस्टेंस लर्निंग। भाई क्या क्लासरूम एजुकेशन मतलब क्या ऑफलाइन क्लासेस डिस्टेंस लर्निंग से ज्यादा अच्छी हैं, ज्यादा बेहतर है? आजकल हम देख रहे हैं, ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि आजकल स्कूल्स ऑनलाइन हो गए हैं, मतलब ऑनलाइन स्कूलिंग आजकल लोग प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर पे ही टीचर उनको ऑनलाइन पढ़ाता है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए एंड देयर इंपैक्ट ऑन बैंकिंग या इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स वाले जो टॉपिक्स होते हैं आने के चांसेस रहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करें, विल इंडिया एवर बी अ डेवलप्ड कंट्री। भाई क्या इंडिया कभी भी एक डेवलप्ड देश बन पाएगा? भाई जो हमने 2047 का टारगेट लिया है, क्या हम बन पाएंगे कि नहीं? इसमें आपके क्या थॉट्स हैं? नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स। भाई अच्छाई और बुराई ऑफ अलाउइंग 10-year ओल्ड चिल्ड्रन टू ओपन बैंक अकाउंट। भाई अब 10 साल का बच्चा भी बैंक अकाउंट खोल सकता है, गार्जियन की कस्टडी में खोलता है, पर क्या 10 साल के बच्चे के लिए बैंक अकाउंट खुलवाने के फायदे और नुकसान क्या है आपके हिसाब से? नेक्स्ट बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ऑल इविल। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेले नुकसानदायक नहीं है, इट कैन प्रमोट सोशल गुड टू। भाई उसके बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, डिफेंस के ऊपर अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है तो उसको जरूर राइट अप करो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां तक 9 टॉपिक्स हो गए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट, ब्लेसिंग और कर्स टू ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। बट जो हमारा साइबर स्पेस है, जो इंटरनेट इतना ज्यादा है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, इसको आप सोशल मीडिया से भी रिलेट कर सकते हो कि सोशल मीडिया आजकल हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है। अब आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों के लिए शायद नुकसानदायक हो सकता है कि आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो रील्स के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर। वहीं कुछ लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए फायदा है। एक पैरेलल इकोनॉमी भी चल रही है, लोगों को भाई धंधा मिलता है, लोगों को पैसा मिलता है, घर में पैसा आता है, खाना आता है। सोशल मीडिया जो फेमस हो रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले अंकित ब्यानपुरिया, वो एक बॉडी बिल्डर जो थे, वो बहुत ही मतलब वो जोमेटो के डिलीवरी बॉय होते थे और अब सोशल मीडिया की वजह से कितने एक लेवल पे पहुंचे जहां पैसा भी है, रुतबा भी है, तो अच्छा भी है, खराब भी है। इसके ऊपर बहुत अच्छा राइटअप लिख के मुझे, आप ऐसा करो, अगर आपको लगता है कि भैया चैट जीपीटी समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हो। आई विल ट्राई कि एटलीस्ट, ज्यादा तो नहीं बोल दूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई तुम 10-10 राइटअप करके भेजो तो मैं करेक्ट कर सकूं। भाई कोशिश रहेगी कि कुछ कुछ अपनी तरफ से इनपुट दे सकूं और जितने मतलब स्टूडेंट्स होंगे, अगर हो सकेगा मुझसे तो मैं आपके राइटअप चेक करने की भी कोशिश कर सकता हूं, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग राइट नाउ। फिर भी आप लोग एक बार इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो रोल ऑफ अनएजुकेटेड पीपल इन द इंडियन इकोनॉमी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज अनएजुकेटेड पीपल इंडिया में इस टाइम पे बहुत कम है। एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और उल्टा हो रहा है। इसमें एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो, क्या? अनएम्प्लॉयबल यूथ। आपने देखा होगा आजकल सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में जितने भी इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। भाई आप उनको धंधे पे, नौकरी पे रख ही नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं भाई 10,000 की नौकरी के लिए भी लायक नहीं है वो लोग। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी उंगली उठाता है कि कई लोग, इतना खराब एजुकेशन सिस्टम है कि 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल की होती है, पूरी मेहनत करने के बाद भी आप उनको क्या बोल रहे हो कि उनको नौकरी देने के लायक नहीं है वो, और 10,000 नौकरी के भी लायक नहीं है, 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी लायक नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वन रैंक वन पेंशन। ये टॉपिक मैं पिछले शायद 2 साल से दे रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट है बिकॉज बार बार कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग में आता रहता है वन रैंक वन पेंशन। और आजकल आप देख रहे हो पेंशन को तो वापस से आ रहा है भाई,
कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने वापस से अपने स्टेट गवर्नमेंट में पेंशन स्टार्ट कर दिए। जैसे आई सपोज झारखंड में वापस से पेंशन स्टार्ट हो गया, डाउन साउथ शायद कर्नाटक या केरला ने भी वापस से पेंशन स्टार्ट कर दिया, तो अब वापस से पेंशन वाली चीजें आने लग जा रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें भाई अमृतकाल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट अमृतकाल का भी टॉपिक चल रहा है। तो सरकार का क्या विजन है अमृतकाल को लेके, इसके ऊपर 250 वर्ड का राइटअप आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करें डिजिटल इकोनॉमी अ लेवलर और सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्विलिटी। भाई डिजिटल इकोनॉमी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, तो डिजिटल इकोनॉमी लोगों को बराबरी पे लाने के लिए है या इनइक्विलिटी, जो मतलब गरीब इंसान और गरीब या अमीर इंसान और अमीर होता जा रहा है उसकी उस सोर्स की तरह काम कर रहा है, इस पे आपका क्या इनपुट है। नेक्स्ट बात करते हैं राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। देखो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये क्या बोल रहा है कि भाई राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो रहा है इससे भाई खतरा है कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, या फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोलता है थ्रू रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। ज्यादा चीजें सीख के ज्यादा बेहतर नौकरियां मिलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, या नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इस पे आपका क्या मानना है। नेक्स्ट आओ चैलेंजेस टू विमेन सेफ्टी। भाई जो आजकल औरतों के लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी का इश्यू चल रहा है, जैसे अभी हमने अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम पहले ही कोलकाता का एक डॉक्टर केस देखा, जहां पे हॉस्पिटल के अंदर, जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर्स को, हम बोलते हैं भाई वो भगवान का रूप होते हैं, हॉस्पिटल मंदिर का रूप होता है, तो मंदिर के अंदर भगवान के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो कहीं पे भी हो सकता है। तो चैलेंजेस विमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो व्हाट मोर मेजर्स भाई सरकार या हम लोग और क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट को या विमेन सेफ्टी को हम और बेहतर कर सके। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आ जाता है विकसित भारत 2047 2047, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे राइटअप जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया बिकमिंग अ लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्यों, बिकॉज इंडिया सोलर पावर को इंडिया पूरी दुनिया में अभी लीड कर रहा है। वैसे ही विंड पावर, हाइड्रल पावर, आपका जियोथर्मल एनर्जी, इन सब में ऑलमोस्ट इंडिया टॉप पे चल रहा है। सोलर पावर तो इंडिया लीड कर रहा है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुड़गांव में है, तो लीड बहुत तगड़ा कर रहा है। तो भाई क्या इंडिया लीडर बन सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का पूरी दुनिया में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर ग्लोबलाइजेशन इज थ्रेट टू ह्यूमन प्रोस्पेरिटी। भाई अगर बहुत ज्यादा ही ग्लोबलाइजेशन हो जाता है तो वो ह्यूमन प्रोस्पेरिटी के लिए क्या खतरा बन सकता है, क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट बात करें इज 70 आवर वर्क वीक हेल्दी। इन्फोसिस के मालिक ने बोला था अभी, नारायण मूर्ति जी ने, कि हर हफ्ते 70 घंटे लोगों को काम करना चाहिए, मतलब हर दिन ऑलमोस्ट 11-12 घंटे लोगों को काम करना चाहिए। ये बहुत 11-12 घंटे नौकरी पे रहना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या ये हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस है, या वर्क लाइफ बैलेंस होना जरूरी भी है कि नहीं, आपके इस पे क्या इनपुट है। नेक्स्ट पे आओ ऑनलाइन स्कूलिंग। देखो जो अभी बात कर रहा था, ऑनलाइन स्कूलिंग कैन इट बी द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। क्या ऑनलाइन स्कूलिंग फ्यूचर हो सकता है एजुकेशन का, बिकॉज आजकल स्कूल्स ने अडॉप्ट कर लिया है ऑनलाइन स्कूलिंग और प्रॉपर स्कूल चल रहा है आपका ऑनलाइन। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है, सारे स्कूल ने अपना एप्लीकेशन वेबसाइट वगैरह सब लॉन्च कर रखा है और सारी क्लासें वहीं पे हो रही है। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन स्कूलिंग क्या फ्यूचर है क्या एजुकेशन का। नेक्स्ट आवर डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम। एक देश का इतिहास और भविष्य दोनों उसके स्कूलों में लिखा जाता है, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक जनरल टॉपिक है, जेनरिक टॉपिक है, आ सकता है घूम घूम फिर के आना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम और रियलिटी। भाई इंडिया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, हाँ या ना, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। भाई आपको क्या लगता है कि ये असली में ऐसा रियलिटी है कि बस एक सपना देख रखा है हमारी सरकार ने, हमारे लोग के देश के लोगों ने, पर ऐसा कुछ होगा नहीं या हो सकता है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे जरूर लिखिएगा राइटअप। नेक्स्ट बात करें डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज, अच्छा ये तो सेम ही हो गया, इसको हटा दो। नेक्स्ट पे आ जाओ कास्ट सेंसस, इक्विटी और कास्टिज्म। आजकल ये कास्ट सेंसस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सुनते होगे भाई, कांग्रेस या जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो बहुत ज्यादा बोलती हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए ये या वो। तो भाई ये इक्विटी में हेल्प करेगा या कास्टिज्म वापस ले आएगा, भाई छुआछूत वापस चालू हो सकता है, या लोगों को बराबरी पे लाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है कास्ट सेंसस। इस पे अगर आपको पता नहीं है तो रीड करो और फिर राइटअप जरूर लिखो। नेक्स्ट आओ लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया। दिस इज अ जनरलाइज्ड टॉपिक, आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी ये टॉपिक दिया था, फिर से दे रहा हूं। लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट आओ हाउ हैव नेशनलाइज्ड बैंक्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी, अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक मिलता है, प्लस डिफेंस या विमेन एम्पावरमेंट, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक मिलता है ऐसे का जरूर राइटअप करिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
हाउ हैव नेशनलाइज्ड बैंक्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया? भाई इंडिया इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक ने क्या रोल अदा किया है? क्या मेरी माने तो भाई वन ऑफ द बेस्ट रोल। और एक इकोनॉमी के आगे बढ़ने के लिए बैंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज तुम्हें पैसा ही नहीं होगा तो तुम कहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लोगे, कहां से एग्रीकल्चर कर लोगे, कहां से मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे, कहां से सर्विसेज सेक्टर लेके आ जाओगे? वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पिलर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। देखो आजकल कितना ज्यादा चल रहा है कि पूरे देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए, और अब तो देख भी रहे हो कि इलेक्शन कम होने लग गए हैं, मल्टीपल स्टेट में एक ही साथ इलेक्शन हो रहे हैं इस समय। तो वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा गर्म बहस चलती है, देखिएगा इस पे राइटअप करना। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टू लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था, लास्ट ईयर भी इंपॉर्टेंट था, इस साल भी इंपॉर्टेंट है। जनरल टॉपिक है बट अगेन बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड है तो आने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट फाइनली लास्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक नंबर 30, टेक्नोलॉजी इज अ वेपन अगेंस्ट पॉवर्टी। क्या टेक्नोलॉजी को हम एक हथियार की तरह यूज कर सकते हैं गरीबी मिटाने के लिए? भाई हाँ या ना, इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, नीचे एक बढ़िया सा राइटअप करके बताना। अब यहाँ पे मैंने 30 टॉपिक्स बताए हैं, ऑलमोस्ट एग्जाम आने में भी आपके 30-35 दिन के आसपास बचे हैं। मतलब यहाँ पे हर दिन भी एक राइटअप लिखते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं अगेन बोल रहा हूं, वर्ड लिमिट, वर्ड स्पीड आना आसान नहीं होता। प्रैक्टिस स्टार्ट करो, टाइप करो कीबोर्ड पे, फोन पे मत करो, कीबोर्ड पे करो। अगर लैपटॉप नहीं है किसी दोस्त से मांग लो कुछ दिन के लिए, अगर दोस्त के पास नहीं है तो साइबर कैफे में जाओ, पर डेली राइटअप करना ही करना है, ठीक है। यहां तक एसए के टॉपिक्स हो गए। अब मैं जल्दी से लेटर के टॉपिक्स भी दिखा देता हूं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर की बात कर ले तो भाई फॉर्मल लेटर में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है राइट अ लेटर टू योर ब्रांच मैनेजर फॉर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी व्हिच यू स्टॉप्ड अर्लियर। भाई कई बार ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम चालू करते हैं फिर बंद कर देते हैं, जनरली बिजनेसमैन बहुत यूज करते हैं, तो आप उसको भाई वापस से बोलो ब्रांच मैनेजर को लेटर लिख के कि मैंने जो अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद कर दी थी उसको कृपया करके वापस से चालू कर दें। नेक्स्ट पे आओ, लेटर टू ब्रांच हेड फॉर हॉट लिस्टिंग योर लॉस्ट डेबिट कार्ड एंड रिक्वेस्टिंग टू इशू न्यू डेबिट कार्ड। पुराना वाला बंद मेरा हो गया है डेबिट कार्ड तो बंद करके नया वाला देने की कृपा करें। नेक्स्ट पे आओ, राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक टू कंडक्ट अ कैंपेन इन योर एरिया टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ केवाईसी। भाई अपने ब्रांच मैनेजर को बोलो कि भाई हमारे एरिया में आके केवाईसी की या अकाउंट की या अलग अलग बैंकिंग इंडस्ट्री की, बैंकिंग प्रोडक्ट्स की भाई खासियत बताओ, इंपॉर्टेंस बताओ, जिससे लोग अवेयर हो सके और पार्टिसिपेट कर सके। मतलब ये टॉपिक कब इंपॉर्टेंट आ जाता है, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लेटर टू ब्रांच है टू क्लोज योर एग्जिस्टिंग रनिंग ओडी, देखो सेम सा आ रहा है, एंड थैंकिंग हिम फॉर द स्मूथ सर्विस एंड ऑल्सो आस्किंग फॉर एनी एडिशनल चार्जेस टू बी पेड इफ एनी। इतना बेहतरीन कस्टमर कौन है मुझे नहीं पता, बट ये बोल रहा है कि भाई अपना ब्रांच मैनेजर को बोलो कि भाई मेरी ओडी बंद कर दी जाए, अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस है मैं वो दे दूंगा, थैंक यू फॉर योर सर्विस। नेक्स्ट पे और राइट अ लेटर टू एडिटर एक्सप्रेसिंग योर डीप कंसर्न्स रिगार्डिंग रेगुलर यूसेज ऑफ एडल्ट। ये तो भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एडल्ट कंटेंट आजकल आप देखते हो ओटीटी में बहुत ही ज्यादा यूज होने लग गया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट भी बार बार उनको डांटता है, लोगों को डांटता है, प्लेटफॉर्म्स को डांटता है, फिर भी एडल्ट कंटेंट यूज होता रहता है। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट पे आओ, यू आर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम बट एटीएम टर्न्स आउट टू बी मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, एटीएम खराब है, सो मनी डिडंट कम आउट बट वाज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। भाई मैं एटीएम से पैसा निकालने गया, पैसा कट गया और पैसा मिला नहीं, तो भाई लेटर लिखो अपने ब्रांच मैनेजर को, बोलो भाई जल्दी से पैसा रिफंड करा जाए। नेक्स्ट पे आओ, राइट अ लेटर टू योर पेरेंट्स एडवाइजिंग देम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स। भाई अपने पेरेंट्स को बताओ, ये क्यों मैं लिखा है मैंने फॉर्मल में, बिकॉज म्यूचुअल फंड और गोल्ड बॉन्ड्स की बात हो रही है, तो फाइनेंस थोड़ा टॉपिक आ गया, तो पेरेंट्स को लिख सकते हो, नहीं तो आप किसी को भी लिख दो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे लिख लेना यार, ये बहुत प्यारा टॉपिक है। तो यहां तक फॉर्मल लेटर के टॉपिक्स हो गए। अब जल्दी से इनफॉर्मल लेटर के भी टॉपिक्स दिखा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको फॉर्मेट्स भी दिखा दूंगा। भाई इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो भाई इनफॉर्मल लेटर का फर्स्ट आपका टॉपिक है, राइट अ लेटर टू योर यंगर सिबलिंग, अपने छोटे भाई बहन को, हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग। बताओ कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आजकल हो भी रहा है, देखा ना, कैनी नहीं क्या नाम था उनका, लेडी थी कोई सेबेस्टियन, जिन्होंने वर्क प्रेशर की वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया। नेक्स्ट पे देखो, राइट अ लेटर टू योर फेवरेट नॉवेलिस्ट अबाउट हिज हर रीसेंट नॉवल। राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू बुक फेयर ऑर्गेनाइज इन योर सिटी। भाई अपनी सिटी में जो एक बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है तुम्हारे में, उसमें अपने दोस्त को इनवाइट करो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ सिलेक्शन। अरे क्या बात है, एसबीआई पीओ में सिलेक्ट होने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। दोस्त क्या लग रहा है, जिंदगी बदल गई है, जिंदगी अब कदमों में है। अ लेटर टू कंप्लेंट लेटर,
क्या बात है, बीइंग अ कस्टमर ऑफ अ सो एंड सो बैंक। अच्छा ये इंटरचेंज हो गया यार, वो पेरेंट्स वाला था ना वो यहां आता और ये वाला वहां जाता, तो ऐसे इंटरचेंज हो गए वो, तो ये दोनों तुम देख लेना। ये आपका फॉर्मल लेटर में आ जाएगा। ये नेक्स्ट भी फॉर्मल है, राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर एज यू हैव लॉस्ट योर रिसीट और टर्म डिपॉजिट विच मैच्योर्स। हाँ ये भी कि भाई आपका एफडी, टर्म डिपॉजिट क्या होता है, एफडी या आरडी, उसका जो आपका फॉरवर्ड जो सर्टिफिकेट होता है वो खो गया है, तो उनसे पूछो भाई क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने दोस्त को लेटर लिखो, भाई उनको बताओ कि जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और उसको ये भी बताओ कि भाई उसके क्या क्या हानिकारक इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आओ, लेटर टू योर यंगर ब्रदर आस्किंग हिम टू प्रिपेयर वेल फॉर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन टू बी सक्सेसफुल। एंड फाइनली लास्ट है, informal letter about telling your friend about the advantages of a PPF account and suggesting he open a PPF account। भाई उसको सजेस्ट भी करो PPF अकाउंट खोलना चाहिए। यहां तक इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिए। इनका राइटअप आप डेली करेंगे, प्रैक्टिस डेली करेंगे और फिर चेकिंग भी डेली करेंगे, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूं जिससे सारी चीजें आपको बिल्कुल ही क्लैरिफाई हो। पहले यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड पे सब कुछ उल्टे हाथ पे चलता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है। सेंडर मतलब आप जैसे भेज रहे हो तो एड्रेस आपका आता है, ठीक है। अब वहां पे अगर कुछ एड्रेस दिया हुआ है आपका खुद का तो आप वो लिखेंगे, नहीं तो आप कुछ भी इमेजिनरी आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जनरली ये बोला जाता है कि अपना खुद का नाम आप यूज ना करें, आप कुछ भी इमेजिनरी नेम यूज करें। आपका नाम साक्षी है, अमित है, तो आप महेंद्र सिंह धोनी अपना नाम यूज कर लो। ऐसा भी नहीं धोनी वोनी मत यूज करना, मतलब बहुत फेमस पर्सनालिटीज का नाम मत यूज करो और अपना नाम मत यूज करो। कोई सुरेंद्र, सुमित, बेसिक बेसिक नाम, चिराग यूज कर लेना जैसा तुम्हें लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना सेंडर का एड्रेस, फिर आता है यहाँ पे डेट, फिर आएगा सैल्यूटेशन, डियर रुद्र, लविंग रुद्र, तो जनरली आप जैसा लिखेंगे। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बॉडी और लास्ट में फाइनली आता है योर्स लविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे एंडिंग करना है, योर्स लविंग और फिर फाइनली आपका नाम, मतलब आपका नाम नहीं सेंडर का नाम। तो कोशिश करना अपना नाम अवॉइड करो, कुछ इमेजिनरी नाम यूज करो। तो कैसा बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट में आएगा आपका एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर आएगा सैल्यूटेशन, फिर आता है बॉडी, फिर आखिरी में आता है योर्स लविंग और फिर आ जाता है आपका यहाँ पे नीचे नाम, ठीक है। और ऐसे ही फॉर्मल लेटर का भी जल्दी से देख लेते हैं फॉर्मेट, उसका भी आसान होता है, उसमें मैंने सब पहले से ही लिखा हुआ है। फॉर्मल लेटर में क्या होता है, सबसे पहले ये भी लेफ्ट में चलता है, ये भी लेफ्ट में और इनफॉर्मल भी लेफ्ट में, दोनों ही लेफ्ट में सारी चीजें चलेंगी। इसमें भी देखो तो सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस। मान के चलो ब्रांच मैनेजर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, जो भी पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हो, तो सबसे पहले आपका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, फिर डेट आएगी, जिस भी दिन एग्जाम होगा 30 नवंबर, तो 30 नवंबर लिखोगे। और यहां पे आएगा रिसीवर का एड्रेस, पुलिस कमिश्नर, ब्रांच मैनेजर, द एडिटर, कैसे भी लिख सकते हो। फिर सब्जेक्ट आता है इसमें, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो यहां सब्जेक्ट लिखना है। फिर सैल्यूटेशन आएगा, डियर सर या मैडम या सर या मैडम, ठीक है। फिर आपकी बॉडी रहती है नीचे और फाइनली आखिरी में ये तीनों लाइनें एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली अंकित, या थैंकिंग यू योर्स फेथफुली अंकित। अंकित मतलब आपका नाम है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बट ये तीन चीजें वैसे कि इसी ऑर्डर में आप लोग लिखनी है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली अंकित। और स्पेलिंग पढ़ लेना भाई, स्पेलिंग गलत कर देते हैं, सिंसियरली की स्पेलिंग अच्छे से बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहां तक मैंने सारी चीजें बता दी, आई होप कि सारे डाउट क्लियर आउट हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है तो छोटे से छोटे डाउट को आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट अगले 24 घंटे के अंदर अपने हर छोटे भाई बहन के डाउट को मैं क्लियर आउट कर सकूं। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इसी तरह बने रहिए दाल पाएंगे चैनल के साथ, बिकॉज लगातार अपने चैनल पे इंग्लिश मेंस लेवल की क्लासेस अब चालू होने वाली हैं, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, चलती आ रही हैं, अब और धड़ल्ले से और तेजी से चालू करेंगे। मिलते हैं मेंस की क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।